सो गाइस चलिए देख लेते हैं हमारी प्राशन एवं प्राशन दाब का टॉपिक। वाइपर क्रम होता है, मतलब प्राशन दाब क्या होता है कि वाइपर क्रम होता है जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन को, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो निम्न सांद्रता का विलयन होगा ना उससे उच्च सांद्रता का विलयन की ओर, उससे उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होगा, उच्च सांद्रता वाले विलयन जो होगा ना, मतलब इसमें क्या होगा ध्यान से देखो कि वाइपर क्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, मतलब कि जो निम्न सांद्रता का विलयन है ना उससे उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। और विलायक किरणों अर्धपारगम्य झिल्ली, एक बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब है उसमें से जो आधा विलय पदार्थ है वो हमारा गुजर जाएगा, आधा नहीं गुजरेगा। वो अर्धपारगम्य झिल्ली इस तरीके से होती है, मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इस टाइप से होती है एक अर्धपारगम्य झिल्ली। ये मान लो आप, इसमें जो आधा विलय पदार्थ है ना वो इसमें से निकल जाएगा, ठीक है, और ये इस विलायक में जाकर मिल जाएगा। पारगम्य झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर से जो गुजरते हैं ना वो प्राशन कहलाता है। प्राशन मतलब ये उसमें से झिल्ली के अंदर से गुजरना ही कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक पदार्थ फिनोल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की होती है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार इससे कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, तो आप याद रखना या तो किसकी, पोटेशियम की, एक तो फिनॉल हो गया, एक क्या हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, साइनाइड ये रहा आपका, ये होती है। और ये क्या होती है, एक सतत शीट के समान, यानी कि एक फॉइल के समान होती है, जिसे में अति सूक्ष्म छिद्रों को एक नेटवर्क होता है। यानी कि जिस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने, मधुमक्खी के छत्ते में किस तरीके से होते हैं कि देखो एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जैसे कि इस टाइप से हो गया कुछ, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होंगे ना इस तरीके से वो हो जाएंगे हमारे, उनका नेटवर्क होता है जिनमें से विलायक को गुजार सकते हैं। अतः यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। अब देखो प्रयोग द्वारा प्राशन क्रिया को समझाना, इसमें एक प्रैक्टिकल होगा आपका, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर एक पत्र या मतलब देखो जल से भरी हुई द्रोणिका लेते हैं, मतलब कुछ भी बर्तन ले लिया हमने, उसमें क्या मतलब वाटर डाल रखा है, इसमें उल्टा, अब देखो इसमें उल्टा फिसल के, ये हमारा एक फिसल के हो जाएगा, ये हो गया हमारा फिसल के, ये वाला लगाते हैं जिसके सिरे पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। ये क्या हो गया हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। इस फिसल के में शर्करा का विलयन डालते हैं, इसमें देखो शर्करा का विलयन डाल दिया, और कुछ समय बाद देखते हैं कि शर्करा का तल ऊपर बढ़ गया है, और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि ये जो शर्करा का तल है ना ये किस और ऊपर की साइड बढ़ रहा है। अब देखो क्योंकि जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शर्करा विलयन में प्रवेश करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शर्करा विलयन में प्रवेश करके, अब देखो अर्थात प्राशन क्रिया होने से फिसल के में शर्करा का तल ऊपर बढ़ता है। अब प्राशन क्रिया होगी ना हमारी, उसमें फिसल के शर्करा का तल क्या हो जाता है, ऊपर बढ़ता है, ठीक है। अब देखो पेड़ पौधे जल खनिज लवणों को अवशोषण क्या कहलाता है, प्राशन क्रिया द्वारा करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें देखो अब एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप ये लिख सकते हो कि पेड़ पौधे जो हैं हमारे, वो खनिज एवं जल जो लवण है उनका अवशोषण कैसे से करते हैं, मिट्टी से ही तो करते हैं, वो हमारे प्राशन क्रिया में हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहले ही बताया था आपको, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, ये देखो क्या होगा जिसमें निम्न सांद्रता वाली विलयन से उच्च सांद्रता वाली विलयन की ओर विलायक किरणों अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजरे। अब देखो अब प्राशन दाब क्या होता है हमारा, प्राशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न जो दाब होगा ना, द्रव्य स्थिति का जो दाब होगा उसको प्राशन दाब कहते हैं। यानी प्राशन की जो क्रिया होगी हमारी उसके द्वारा उत्पन्न जो दाब होगा उसे प्राशन दाब कहते हैं। प्राशन दाब को द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे पाई द्वारा शो किया जाता है। अब देखो प्रयोग द्वारा प्राशन दाब को समझना, प्राशन दाब में क्या होता है, देखो एक आयताकार पत्र लेते हैं, ये एक आयताकार पत्र हो गया हमारा, पत्र को 2 समान भागों में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग होते हैं। दो अर्धपारगम्य झिल्ली ये हो गई हमारी, ये वाली हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, अलग अलग होते हैं। दोनों पात्रों में दोनों पात्रों में पिस्टन P1 एवं P2 लगे होते हैं। पात्र के 2 भाग A व B को क्रमशः विलायक एवं विलयन से भरते हैं, विलायक और विलयन से भरते हैं। ये आपको इसमें पिक्चर में शो रहा होगा, देखो ध्यान से, ये हमारा A हो गया विलायक और ये B हो गया विलय। प्राशन के कारण विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवेश करते हैं। ये जो विलायक होगा ना हमारा, विलायक के जो अणु होंगे वो विलय की ओर प्रवेश करते हैं।
जिसके पिस्टन P2 ऊपर की ओर उठने लगता है तथा P1 क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। अब पिस्टन P2 को मूल अवस्था में लाने के लिए एवं साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए बाह्य दाब प्रयुक्त करते हैं। बाह्य दाब को क्या प्रयुक्त करते हैं, ये बाह्य दाब विलयन का प्राशन दाब को रोकने के लिए आवश्यक होता है, प्राशन दाब कहलाता है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा एक पिस्टन हो गया, ठीक है। ये इसमें विलायक बदल लिया ए में, ये बी में क्या बदल लिया हमने, विलयन हो गया, ठीक है। जो विलायक के जो अणु है वो विलयन की ओर जा रहे हैं इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, ठीक है। ये पिस्टन P1 लगा हुआ है, यहाँ पिस्टन P2 लगा हुआ है, ठीक है। जब इसके अणु इस ओर जाते हैं तो ये थोड़ा ऊपर उठता है, नॉर्मल सी बात है। ये तो मतलब जब इसमें अणु प्रवेश करेंगे तो ये ऊपर की ओर उठता है और ये नीचे की ओर। तो इसको समय अवस्था में बनाने के लिए जो दाब लगाना पड़ रहा है ना, हमें जो दाब लगाना पड़ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसी को हम प्राशन दाब बोलेंगे, ठीक है। अब देखो प्राशन दाब के नियम क्या कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक जो वोल्टॉफ थे ने गैस नियमों को विलयन पर लागू किया तथा निम्न समीकरण उत्पन्न किया। वोल्टॉफ बॉयल नियम के अनुसार देखो, जब निश्चित ताप पर विलयन का प्राशन दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, तो देखो हमें पता है कि सांद्रता क्या होती है हमारी पाई, और दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती, तो पाई समानुपाती सी, तो पाई समानुपाती सी को क्या लिख सकते हैं, 1/v। अब देखो वोल्टॉफ के ताप नियम, ताप नियम, निश्चित सांद्रता तथा तनुक ताप पर क्या होगा कि विलयन का प्राशन दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब देखो इसमें जो हमारा पाई होगा ना वो T के समानुपाती होगा, तो इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ना आपकी पाई समानुपाती T/V। तो पाई इक्वल टू, इसमें देखो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, वो हो गया हमारा S/V, ST/V। आर हम गैसों के लिए ले रहे थे यहाँ विलयन स्थिरांक, S क्या है, विलयन स्थिरांक, जिसका अधिक मान गैस, जिसका आंकिक जो मान होता है वो गैस स्थिरांक है। गैस स्थिरांक क्या होता है, आर के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखो क्या आया था हमारा, पाई इक्वल टू ST/V, तो पाई भी क्या रहा था, ST, तो ST को हम क्या S को क्या लिख सकते हैं, पाई भी nRT, जहाँ पे n क्या है, मोलरी संख्या। अब देखो प्राशन दाब एवं विलय का अनुभार ज्ञात करना, हम जानते हैं कि पाई भी इक्वल टू nRT, तो देखो पाई, अब देखो v को इसके बाद तो NV इक्वल टू RT, तो पाई इक्वल टू WV पाई V डॉट RT। अब देखो जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के M32 विलयन का प्राशन दाब ज्ञात कीजिए, तो इसमें R का मान आपको दे रखा है, वो पाई V का मान निकालोगे क्या, पाई अपॉन N/V को हम C लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ से CRT, तो पाई इक्वल टू 1/10 दे रखा है हमें, M/10 दे रखा है, तो यानी कि 1/10 0.821 प्लस, अब देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, केल्विन में चेंज करें तो 273 ऐड कर देंगे तो 273 एंड 27 कितना हो गया हमारा 300, 1/10 इंटू 0.821, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया हमारा, 8.21 गुणा 3 है तो 24.63 समथिंग कुछ आ गया। और इसको हम वायुमंडल में मतलब एटमॉस्फेयर में चेंज कर लेंगे तो हमारे ये आ जाएगी। अब देखो विसरण व्यापार क्रिया जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से मतलब व्यापार क्रिया जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का विस्थापन निम्न सांद्रता वाले अणुओं की ओर होता है, गमन विसरण कहलाता है। अब देखो जल से भरी हुई द्रोणी में सांद्र के एमोनोफोल्ड डालने पर कुछ समय बाद बैंगनी रंग सर्वत्र फैल जाता है। अब देखो इत्र की शीशी को खुला छोड़ने पर कमरे में पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है ना, तो ये मतलब ये वो अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता की ओर हो गया इसका विसरण। अब देखो प्राशन के आधार पर विलयन के प्रकार, प्राशन के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है, संप्राश्रयी, अतिप्राश्रयी और अलगप्राश्रयी। संप्राश्रयी में क्या होता है, ऐसे दो विलयन जिनका वाष्पन दाब समान हो तो उन्हें संप्राश्रयी विलयन कहते हैं। विलयन में मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं, जैसे 0.9% समान का NaCl विलयन। अतिप्राश्रयी विलयन में क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न प्राशन दाब वाली ऐसी विलयन जिसमें एक विलयन का प्राशन दाब दूसरे विलयन की तुलना में उच्च होता है, विलयन के सापेक्ष अतिप्राश्रयी विलयन का 0.9% सांद्रता का अधिक सांद्रता वाला NaCl। और इसमें ही देखो दो भिन्न प्राशन दाब वाली ऐसी विलयन जिसमें एक विलयन का प्राशन दाब निम्न होता है वह द्वितीय विलयन के सापेक्ष
अलग परआश्रय विलयन कहलाता है। अब देखो 4% 4% जो 4% यूरिया विलयन का एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए को क्षेत्रफल का समपराश्रयी है यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से हम निकालेंगे, हमें क्या दे रखा है, पाई WRT अपॉन mv। अब देखो W का मान क्या है हमारे पास, 4, तो 4 गुणा RT बटे 60 गुणा 100 1000, 3 से ये 3 कट जाएंगे तो 2/3 RT आ जाएगा हमारा। अब जो सेकंड है हमारा उसमें यहाँ पे 12 आ जाएगा तो 2 RT आ जाएगा गुणा 10, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 120 बटे n, तो 2/3 इक्वल टू 120 बटा n। m का मान आ गया हमारे 180 ग्राम आ जाएगा। अब देखो जो असामान्य आणविक द्रव्यमान है वो क्या होता है कि देखो जब किसी अणु या यौगिक में के द्रव्यमान अणुभार को कम या अधिक मान प्राप्त होता है तो अणु संख्या का आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अब देखो अणु संख्या के गुणधर्म के विलय के अणुभार की वास्तविक दृष्टि प्राप्त की जा वास्तविक जो राशि सही प्राप्त की जा सकती है। अब देखो जब विलयन में दो घृतों का प्राशन करने वाले हो तो देखो विलयन राउले के नियम का पालन करने वाला होना चाहिए तथा दोनों होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है इसके विलयन में विलयन न तो वियोजित होने वाला होना चाहिए और न ही संगुणित होने वाला होना चाहिए। यदि किसी विलय को विलायक में घोलने पर उसका यदि कोई भी आपका विलय होगा उसको विलायक में जब हम घोलेंगे तो उसका आयनन या जो सहगुणन होता है वो विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि व कमी के विलयन में कणों की संख्या की वृद्धि और कमी के और अणु संख्या गुण को बदलने के विलय की अणुता वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। इससे असामान्य अणुभार कहते हैं। असामान्य अणुभार कहते हैं क्या होता है कि इसमें आयनन व सहगुणन से विलयन के कणों की संख्या में अणुसंख्यक जो गुण है यानी कि उसकी संख्या जो है मोलों की वो बदलती रहती है, तो इसे असामान्य अणुभार कहते हैं। हम देखो NaCl का देख लो, NaCl का एग्जाम्पल है तो Na + Cl - n का मान 2 हो गया, CaCl2 में Ca + 2Cl - तो n का मान 3 हो गया। इसी तरीके से K4FeCN 6 में 4K + FeCN n का मान 5 हो गया। MgCl2 में Mg + 2 + 2Cl - ये n का मान 4 हो गया। अब देखो अणुसंख्यक गुण अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अणुभार के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः इन यौगिकों के अणुभार वास्तविक अणुभार से क्रमशः 1/2 1/3 1/5 भाग 1/3 भाग प्राप्त होते हैं। अब देखो ये नोट डाउन कर लो आप कि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है हमारे उनके अणुभार वास्तविक भार से 2 गुने प्राप्त होते हैं क्योंकि ये विलायक में सहगुणित होकर द्विक बनाते हैं। क्योंकि ये विलायक में सहगुणित होकर क्या बनाते हैं, द्विक। अब देखो जो फॉर्मिक अम्ल है HCOOH, एसीटोन है C3COOH, बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH। बेंजीन विलय में सहगुणित होकर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा द्विलीक बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका। इसमें देखो CH3 हो गया हमारा डबल बॉन्ड O, HO सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड HO CH3। इस तरीके से ये सहगुणित हो जाते हैं। इसी तरीके से फॉर्मिक अम्ल वाला बनेगा और इसी तरीके से ये बेंजोइक अम्ल द्विलीक बनेगा। अब देखो वन टॉप जो गुणांक होता है वो क्या होता है कि देखो असामान्य अणुभार को स्पष्ट करने के लिए असामान्य जो अणुभार होगा आपका उसको स्पष्ट करने के लिए वन टॉप ने एक गुणांक I प्रतिपादित किया जिसे वन टॉप गुणांक कहते हैं। अब देखो I प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म हो गया और बटे सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। I का मतलब क्या होता है कि ऊपर तो वो संख्या आएगी जो आयनन या सहगुणन के बाद में है, आयनन और सहगुणन के पहले, और इसमें आयनन और सहगुणन के बाद। ये हो गया आपका I का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें एक और नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। यदि I का मान 1 होगा ना तो विलय करना तो सहगुणन होगा ना ही आयनन होगा। यदि I का मान क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें आयनन होगा। और यदि I का मान 1 से अगर कम हो गया ना तो क्या होगा, सहगुणन होगा।
यदि विल्य का विलयन में आयनन या सगुणन होता है तो अणुसंख्या गुणधर्मों के सामान्य समीकरण निम्न प्रकार बदल जाते हैं। देखो आप एक्स का उन्नमन क्या होता है, P0 माइनस पी अपॉन P0 इक्वल टू आई गुणा के बी। देखो क्वंथनांक, ये तो आप एक्स का उन्नमन हो गया। अब देखो क्वंथनांक में डेल्टा टी बी आई, इसमें मतलब कि क्या करना आपको, नॉर्मल सी बात ये है कि आई है ना, जो वॉन्ट ऑफ गुणांक है आई, उसको सीधी सी बात है इसके गुणा में लगाना है, एक्स बी आई गुणा के बी इंटू एम, और आई गुणा के एफ इंटू एम, और जो प्राचीन प्राप्त हो गया उसमें पाई इक्वल टू आई गुणा सी आर टी। देखो वांट ऑफ गुणांक तथा आयनन की मात्रा में संबंध। अब देखो वांट ऑफ गुणांक जो है हमारा और आयनन की मात्रा जो है उसमें संबंध, यदि किसी विल्य को विलायक में मिलाने पर, यदि कोई विल्य है उसको विलायक में जब हम घोलेंगे ना, तो विल्य को के कणों का आयनन होता है, तो विल्य के जो कण होंगे उसका आयनन होगा, और विलयन में कणों की संख्या बढ़ती है, आयनन होगा तो बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। और माना विलयन में विल्य का ए मोल तथा ए मोल घुला हुआ है और आयनित एन कण होता है देता है, तथा विल्य की आयनन की मात्रा एन है, तो अब देखो प्रारंभ में मोलों की संख्या ए इक्वल टू 1 और एन बी इक्वल टू 0। अब देखो आयनन के पश्चात मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा, और ये हो गई आपकी एन अल्फा। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब प्रारंभ में या बाद में, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो अब देखो प्रारंभ में मतलब कि जो पहले थी ना, वो मतलब कि जोड़ने के बाद लिख देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और उससे पहले क्या थी, सिर्फ 1 थी, उसकी तो 0 थी। तो अब देखो ये हो गया हमारा। तो देखो इसमें से क्या करेंगे हम, ये हमारी आई के बराबर टर्म चल रही है ना, तो 1 माइनस, इसमें जब हम प्लस अल्फा को मान लें तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 आई माइनस 1 लिख सकते हैं, अल्फा n माइनस 1 अल्फा इक्वल टू देखो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, यहाँ आ जाएगी आपकी, बस यही लाइनें थी। अब देखो प्रतिलोम प्राशन क्या होता है कि अब जब प्राशन क्रिया पर प्राशन दाब से अधिक दाब लगा जाए, मतलब प्राशन क्रिया से अधिक प्राशन दाब लगा जाए तो प्राशन की क्रिया उल्टी की जा सकती है। जब प्राशन दाब से अधिक दाब किसी पर लगाया जाए ना, तो क्रिया उल्टी हो जाती है, हो सकती है, इसे प्रतिलोम प्राशन कहते हैं। प्रतिलोम प्राशन के लिए काम आने वाली पर अर्धपारगम्य झिल्ली से, अब देखो जो प्रतिलोम प्राशन है उसके लिए काम आने वाली जो झिल्ली होगी वो सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, ठीक है। देखो प्रतिलोम प्राशन का उपयोग समुद्री जल का विलवनीकरण करने में किया जाता है, ठीक है। अब देखो वांट ऑफ गुणांक था जो सगुणन की मात्रा में संबंध है, वो तो निकाला था हमने, आयनन की मात्रा में किया है सगुणन की मात्रा में। तो अब देखो मानना कि देखो विल्य के एन ए अणु का सगुणित होकर एन बी बनाते हैं तथा सगुणन की मात्रा अल्फा है, तो प्रारंभ में मोलों की संख्या क्या होगी हमारी, एन ए 1 और एन बी 0। सगुणन के पश्चात मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा और अल्फा अपॉन एन हो गई है। मतलब कि देखो जो आयनन होता है ना उसमें तो गुणा में लगता है और इसमें क्या होता है, भाग में जाती है, 1 माइनस अल्फा, और इसमें क्या भाग में जाती है, तो अल्फा अपॉन एन, उसमें एन अल्फा हो रहा था, इसमें इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखो आई इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आ रहा है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन इक्वल टू 1। तो देखो इसमें भी बस वही प्रोसेस रहेंगे, आई माइनस 1 इस साइड, इसमें अल्फा अपॉन एन को इस बार कॉमन ले रहे हैं, तो 1 माइनस एन बचेगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो एन है ना वो इसके गुणा में चला जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या जो एन इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, ये हमारा आ जाएगा। ये देखो यही आ रहा है हमारा, यही आ रहा है ना, बस। तो अब एक ये आपका न्यूमेरिकल है, 2.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल में 20 ग्राम बेंजीन घुला हुआ है। इस विलयन को इमाम का नमन 0.317 केल्विन में बेंजोइक अम्ल के सगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब देखो के एफ 5.1 के किलोग्राम मोल यूनिवर्स। अब देखो एम बी के ई का मान क्या हो जाएगा, 5.1, सॉरी के एफ का मान 5.1। अब देखो के एफ क्या है, मांग में अमन नमन है क्या, यूनियन नमन। देखो के एफ का मान हमें दे रखा है 5.1, 0.3 डब्ल्यू बी, यानी कि जो बेंजोइक अम्ल है वो इतना ही मिला रखा है, गुणा 1000 बटे में। देखो डेल्टा टी एफ का मान हमें कितना 0.317 दे रखा है, गुणा वो क्या दे रखा है
20। तो अब देखो ये तो हमारा ऊपर वाला क्या हो गया 3 और 5 153, 1 0 बचा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, दो 3 और 2 3 6, 0.634 हटाएंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई तो 2 से 41 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखो आई का मान आ रहा है हमारा 122, कितना आ गया 0.506। अब देखो बेंजोइक का मतलब बेंजीन में विलक बनाता है, डायमंड बनाता है, तो इसे 2 गुना 0.506 -1 इसमें वैल्यू रखेंगे। n का मान हमारे पास 2 आ रहा है और i -1 यानी कि 0.506 -1 अपॉन 1 -2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 98.8%, ठीक है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।